हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमिक क्लासेस। अकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, कौन कौन से कंडीशंस थे, मिडिल यूरोप में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें आज हमें देखना है। मैं आपका प्रवीण सर ये कोर्स लेके आया हूँ। यदि आपको मेरे बारे में कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले, यदि आपको क्वेश्चंस आएंगे मॉडर्निटी और इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी से रिलेटेड, तो आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। रेडीमेड आंसर है वो आपको लिखना है। सोशोलॉजी इमर्ज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी। ये आपको इंट्रोडक्शन लिखना है लगभग सभी आंसर्स में। जितने के फर्स्ट 3 चैप्टर्स में जो भी आंसर्स होंगे इतने आप लिख सकते हो आसानी से। सोशोलॉजी इमर्ज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी। तो ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन। आप अपना भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। उसके बाद आपको डार्क एजेस के बारे में एक्सप्लेन करना है कि डार्क एजेस क्या है, और डार्क एजेस के बाद जो चेंजेस आते हैं मेडिवल यूरोप में वो 5 मेजर प्रोसेस से आते हैं। इसके बाद आपको ये 5 मेजर प्रोसेस डिफाइन करने हैं। उसके बाद आपको सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में देखना है कि इस मेजर प्रोसेस की वजह से किस तरीके के सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, और इन सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे कंसर्न करते हैं सोशोलॉजिस्ट। सोशोलॉजिस्ट आखिर क्यों कंसर्न हो जाते हैं इस सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से। और फाइनली आपको देना है कंक्लूजन। ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। यदि ये आपका स्ट्रक्चर है इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी में, यानी कि आपके आंसर्स अच्छे हैं। यदि ये नहीं है तो आपके आंसर सभी भी लैग करते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स हमारा टेलीग्राम पे अपलोड होता है। इसके अलावा यदि आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। इसका हमें सबसे पहले इंट्रो देना है। याद रखना, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसी से हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन किस तरीके से, द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी इज ट्रेस्ड टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। देखो मैं बताऊँ, इंट्रोडक्शन में ये दो मैंने जो रेडीमेड आंसर्स बताए थे, या तो वो लिख सकते हो कि सोशोलॉजी इमर्ज्ड इन द रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी, या फिर एक मॉडर्निटी को डिफाइन भी कर सकते हो क्या होता है। तो मॉडर्निटी रिसीव्ड आइडियोलॉजिकल कंटेंट फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आप एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिख दो। ये आप अपना भी इंट्रोडक्शन लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं मॉडर्निटी होती क्या है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मॉडर्निटी मीन्स होता है कि एक नया एटीट्यूड। जो पहले एटीट्यूड था, जो पहले लोगों की सोच थी, अब एक नया सोचना, थिंकिंग न्यू। कैसी थिंकिंग न्यू? आपके सोच में, आपके एटीट्यूड में, आपके परफॉर्मेंस में, आपके वैल्यूज़ में, सोसाइटी के नॉर्म्स में, हर चीज़ में चेंजेस आ जाना। अब आप एक स्पेसिफिक होकर, आप एक रिलीजन की, एक रेस की, एक कास्ट की बात नहीं करेंगे। आपका जो व्यू पॉइंट होगा एक यूनिवर्सल नेचर का होगा। इसे कहते हैं मॉडर्निटी। यानी कि एक कहीं ना कहीं मेडिवल यूरोप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम्स को छोड़ के एक नई थिंकिंग डेवलप हुई, उसे कहते हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी मीन्स सिर्फ ये नहीं होती कि आप अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिए, इसे कहते हैं मॉडर्निटी। नहीं, आपकी सोच में भी चेंज होना चाहिए, आपके सोच में भी परिवर्तन होना चाहिए, उसे कहते हैं मॉडर्निटी। अब ये मॉडर्निटी आखिर आया क्यों, आखिर मेडिवल यूरोप में प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, तो वो हमें देखना है डार्क एजेस में। देखिए, ये जो डार्क एजेस है, डार्क एजेस में प्रॉब्लम क्या क्या थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ का जो ओल्ड यूरोप था वो ट्रेडिशनल था। हर चीज़ ट्रेडिशनल था। वहाँ पे खेती होती थी, वहाँ पे जो लैंड था, जो ज़मीन थी, वो सबसे सेंट्रल था, सबसे इम्पॉर्टेंट था। सब चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हो। जिसके पास ज़्यादा लैंड है उसकी ज़्यादा ये स्टेटस है, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे वहाँ के नॉबल्स थे, वहाँ के जो क्लर्जी थी, वहाँ पे उनके पास ज़्यादा लैंड था तो उनके ज़्यादा पावर थे उनके पास। और वहाँ पे जो रिलीजन था, रिलीजन फॉर्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ द सोसाइटी। रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका एस्पेक्ट था सोसाइटी का, क्योंकि रिलीजन हर चीज़ डिसाइड करता था। वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका क्या फेट होगा,
आखिर वो गरीब हैं तो गरीब क्यों हैं, ये हर चीज़ वो एक्सप्लेन करते थे रीजन के टर्म पे। प्लस वहाँ की जो सोसाइटी थी वहाँ पे मोनार्की थी, वहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं था, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे मोनार्की थी। और जो रिलीजियस हेड्स थे, जो चर्च के फादर थे, वो डिसाइड करते थे, वो बताते थे क्या मोरल है क्या नहीं है, वो बताते थे किसका कौन सा काम सही है कौन सा गलत है। और वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम मतलब जिस तरीके से जमींदारी सिस्टम हमारे इंडिया में थी, सेम उसी प्रकार से वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। तो ये डार्क एजेस से कुछ प्रॉब्लम्स थे। इन डार्क एजेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया गया, कौन कौन से किसके किसके कंट्रीब्यूशन रहे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में हम 5 मेजर प्रोसेस से समझ सकते हैं। वो 5 मेजर प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहला है कमर्शियल रिवॉल्यूशन। क्या है सबसे पहला? कमर्शियल रिवॉल्यूशन, याद रखना। दूसरा है हमारा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। तीसरा है हमारा द इनलाइटनमेंट। चौथा है हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और पांचवा है हमारा द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 5 मेजर प्रोसेस से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से यूरोप में मॉडर्निटी आई और डार्क एजेस समाप्त हुआ, जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। सोशियोलॉजी का जो जन्म हुआ, सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ, ये 5 सिर्फ और सिर्फ ये 5 प्रोसेस की वजह से नहीं हुआ। 5 प्रोसेस के अलावा सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से नए नए सोशल प्रॉब्लम्स आए, उन सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी करनी सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। तो अभी हम पॉइंट वाइज पॉइंट, ये जो दिया हुआ है 5 मेजर प्रोसेस, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो कमर्शियल रिवॉल्यूशन है, ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये सबसे लास्ट में है, तो इसको आप लोग लास्ट में देखना। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये पेज के एंड में है, तो इसको आप देख लेना। देखो ये रहा कमर्शियल रिवॉल्यूशन। तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कमर्शियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? देखो बच्चों, कमर्शियल रिवॉल्यूशन मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। पहले भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होती थी, लेकिन अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ एक बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गई और उसका फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ चेंज हो गया। पहले फॉर एग्जांपल, पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, अब बैंकिंग सिस्टम आ गया, जिसके वजह से क्या हुआ, अब जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेस करने वाले लोग थे, अब बैंक में जाके वो लोन ले सकते थे, जिसके वजह से क्या हुआ, लोगों के पास पैसे आने शुरू हो गए, लोगों के पास पैसे के एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से नए नए कंपनीज का ग्रोथ शुरू हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी सेटअप होने लगी। आपने देखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे फ्रेंच इंडिया कंपनी, कई सारे ऐसे कंपनीज इस्टेब्लिश हो गई और एक नया क्लास इमर्जेंस हुआ। वो बिजनेस क्लास था, वो ट्रेडर्स क्लास था। तो ये कमर्शियल रिवॉल्यूशन सिर्फ एक रिवॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये सीरीज ऑफ इवेंट है, याद रखना, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं। तो ये चीज आपको समझना है। उसके बाद कमर्शियल रिवॉल्यूशन के बाद अब हम देखते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। किस तरीके से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुआ यूरोप में। ये सारे के सारे जितने भी रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, जितने भी प्रोसेस पढ़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एक साथ ही हो रहे थे, इसलिए सोसाइटी में एक मेजर चेंज आया। अब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में क्या होता है, तो देखो भाई, ये जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था, जो साइंस का डेवलपमेंट था, ये कहीं इंडिपेंडेंट में नहीं हुआ है। सोसाइटी में जिस तरीके से बदलाव आ रहे थे, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रिस्पॉन्स में ये साइंस का डेवलपमेंट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद होगा कोपरनिकस ने कहा था, निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि यहाँ पे सन है, बीच में सन है और सन के अराउंड चारों तरफ जो अर्थ है और अदर प्लैनेट से वो घूम रही हैं। लेकिन पहले की धारणा क्या थी, पहले का विचार क्या था? पहले था कि बीच में अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ सर घूम रहा है, सन घूम रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो निकोलस कोपरनिकस ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। सेम उसी प्रकार से साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, जिसमें नेविगेशन में डेवलपमेंट हुआ, एस्ट्रोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ। आपको पता है वास्को डा गामा, ये हमारे इंडिया में आए थे। तो इन्होंने एक नेविगेशन को किस तरीके से डेवलप किया, समुद्र में किस तरीके से नेविगेट किया जाए, चला जाए। तो ये सारी भी चीज़ें हुई। उसके अलावा मेडिसिन में भी डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन बॉडी का पोस्टमार्टम स्टार्ट हो गया। तो इस साइंस की डेवलपमेंट की वजह से, बच्चों याद रखना, इस साइंस के डेवलपमेंट की वजह से लोगों का जो एटीट्यूड था एक मैन की तरफ, एक नेचर की तरफ, वो चीज़ चेंज हो गया। अब साइंस को, अब सारे लोग साइंस को प्रीफर करने लगे। अब हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन वो साइंटिफिक रीजन से देने लगे।
यदि अर्थक्वेक आता है, यदि लैंडस्लाइड आता है, यदि सुनामी आती है, यदि फ्लड आता है, यदि ड्रॉट आता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इस तरीके से सबका एक एटीट्यूड बिल्डअप हो गया। अब कोई रिलीजियस एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, अब सबको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो ये साइंटिफिक रिवोल्यूशन में आता है। उसी तरीके से कमर्शियल रिवोल्यूशन में अब हम ऊपर देख रहे हैं, 2 पॉइंट है जो नीचे लिखा हुआ है, अदरवाइज सारा कुछ सही है। देखो भाई, अब हमें देखते हैं इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट मीन्स क्या होता है? इनलाइटनमेंट मीन्स, देखो भाई, जो माइंड का जो एटीट्यूड है, जो आपकी सोच है, आपकी सोच प्रोग्रेसिव है, रिग्रेसिव है। आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो कि मैन और वुमेन इक्वल हैं? क्या मैन डोमिनेंट है? क्या मैन के पास ज़्यादा पावर है, वुमेन के पास कम पावर है? क्या औरत को घर में ही रहना चाहिए, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए? क्या आदमी को ही बाहर काम करना चाहिए? ये आपकी सोच दिखाती है, आपके एटीट्यूड दिखाता है। सेम उसी तरीके से इनलाइटनमेंट आया था। इनलाइटनमेंट मीन्स आपके जो एटीट्यूड था उसमें बदलाव आ गया था। किस तरीके से बदलाव आया था? तो देखो, वो प्रोग्रेसिव हो गया था। जो यूरोपियन सोसाइटी थी अब वो प्रोग्रेसिव हो रही थी, अब वो ह्यूमनिस्टिक हो रही थी। अब ह्यूमंस के कंसर्न्ड, ह्यूमंस क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, अब उसको लेके ज़्यादा बात हो रही थी। वो प्रोग्रेसिव की तरफ देख रहे थे कि अब हमें डेवलपमेंट चाहिए, अब हमें हर चीज़ का रिलीजियस एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो कई सारे फिलोसफर थे, उनका भी एक अपना कंट्रीब्यूशन था, जिसकी वजह से जो सोशोलॉजी था उसको एक बहुत बड़ा पुश मिला, जिसे हम इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। देखो भाई, सबसे बड़ा नाम आता है मॉन्टेस्की का। मॉन्टेस्की ने अपने किताब द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसमें इसने समझाया है कि 3 तरीके की पावर होती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ पावर। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, और तीसरी होती है जुडिशरी। ये 3 पावर हैं। ये जो एग्जीक्यूटिव है, ये जो लेजिस्लेटिव है, ये जो जुडिशरी है, ये तीनों पावर का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये तीनों पावर, तीनों शक्तियां अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। यदि तीनों शक्तियां एक ही हाथ में है, राजा के पास, किंग के पास, तो उससे किंग जो है अपने पावर को मिसयूज करेगा, उसे यूज नहीं करेगा जनता के लिए। तो मॉन्टेस्की ने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पावर है उसका सेपरेशन होना चाहिए। और वही चीज़ आप अपने इंडिया में भी देख सकते हैं, क्योंकि जुडिशरी के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बनाई गई है। लॉ के लिए, लॉ मेकिंग के लिए हमारी पार्लियामेंट है, और एग्जीक्यूटिव के लिए हमारी गवर्नमेंट है। यानी कि तीनों अलग अलग हाथों में है। ये सारी चीज़ें हैं जो मॉन्टेस्की ने कहा था। इसके अलावा यदि हम देखें तो और भी कई सारे फिलोसफर्स हैं। फॉर एग्जांपल लोके ने कहा था कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, कोई भी जो इंसान होता है, उसके 3 राइट होते हैं। 3 राइट कौन कौन से बेटा? एक है राइट टू लाइफ, दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, और तीसरा है राइट टू पर्सनल फ्रीडम। ये किसी भी इंसान के 3 राइट्स होते हैं, 3 राइट्स। अब ये जो 3 राइट्स हैं, तो ये लोके ने कहा है कि कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी इंसान, उसका एक अपना इनहेरेंट राइट है, उस राइट को कोई नहीं हटा सकता है। कौन कौन सा राइट है? वो है राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू पर्सनल फ्रीडम। ये 3 राइट्स हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अब देखो भाई, ये 3 राइट्स, ये इट इज़ द ड्यूटी ऑफ रूलर, ये राजा की जिम्मेदारी है, ये रूलर की जिम्मेदारी है कि इन राइट्स को बचाए। यदि वो राजा इन राइट्स को बचा नहीं पाता है तो उस राजा को वहाँ पे राज करने की ज़रूरत नहीं है, उस किंग को हटा दिया जाएगा। ये लोके ने एक्सप्लेन किया। तो आपको जैसे कि पता है, ये जो राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें देख के हमने अपने फंडामेंटल राइट में ही ऐड किया था। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? लोके से आया था। तो ये सब फिलोसफर थे जिन्होंने अपनी फिलॉसफी दी थी। उसके अलावा देखिए, एक है वोल्टेयर। वोल्टेयर ने बात की थी सेक्युलरिज्म की। उसने बोला कि यह है रिलीजन और यह है पॉलिटिक्स, इन दोनों को सेपरेट होना चाहिए। रिलीजन कभी भी पॉलिटिक्स में ना आए और पॉलिटिक्स कभी रिलीजन में ना आए। तो उसने बात की टॉलरेंस की, रिलीजियस टॉलरेशन की, उसने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो ये वोल्टेयर का कहना था। उसके बाद आया रूसो। रूसो कहता है अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, उसने कहता है कि ये जो जनता है, ये जो लोग हैं, इनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। यानी कि जनता और किंग के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जनता, ठीक है, जनता अपने अधिकार कुछ कम कर रही है, अपने अधिकार को कुछ, अपने राइट्स को कुछ कम किया है उसने। किस लिए कम किए हैं? कि किंग को ज़्यादा अधिकार दिया जाए। यह है कॉन्ट्रैक्ट कि जनता ने अपने अधिकार कम करके किंग को कुछ अधिकार दिए। लेकिन यह राजा की जिम्मेदारी है
कि यदि उन्हें अधिकार मिल रहा है तो वो इन अधिकार की, जो भी अधिकार इनके पास बचा हुआ है उसकी ये रक्षा करेंगे, उनको बचाएंगे। यदि किंग ऐसा नहीं करता है तो यानी कि उस किंग को वहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पे जनता और राजा के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्सेप्ट दिया था रूसो ने। तो ये हमारा कुछ द इनलाइटनमेंट पीरियड के कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जिसमें वोल्टेयर, रूसो, लॉके, मोंटेस्क्यू ने कुछ कहा है। इतना समझ में आया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत बड़ा हेल्प मिला। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि वहाँ का जो यूरोप का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, मोस्टली जो फ्रांस था उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया। पहले वहाँ पे डिक्टेटरशिप था, पहले वहाँ पे मोनार्की थी, लेकिन अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से अब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गया, वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गया। सबसे बड़ी बात थी वहाँ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसकी वजह से वहाँ की सोसाइटी में स्टेबिलिटी आ गई। प्लस वहाँ की जो जनता थी, जनता के पास लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत बड़ा नारा हो गया। यानी कि लोगों के पास अब आज़ादी थी, अब बराबरी थी, अब भाईचारा था। ये सारी चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई, जिसके वजह से यहाँ पे इमरजेंस, सोशोलॉजी की इमरजेंस के लिए एक बहुत बड़ा पुश मिला था, एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही वजह से ये जो प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक नए सोशल क्लासेस का इमरजेंस हुआ। नया सोशल क्लास मतलब कि जैसे कि मिडिल क्लास हो गया, जैसे कि वर्किंग क्लास हो गया, जैसे कि वकील्स के नए क्लास हो गए, टीचर्स नए नए कैटेगरी के लोग आने लगे। ये सारे के सारे नए नए क्लासेस का इमरजेंस हुआ। ये तो हम इसमें देख लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। देखो भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आज जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं, आप जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज देखते हो उसका जो फाउंडेशन है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ही रखा गया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से दो बहुत बड़े चेंजेस आए, याद रखना। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से दो बहुत बड़े चेंजेस आए थे। क्या हुआ था? सबसे पहला ये हुआ था कि सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक, यानी कि अब जो प्रोडक्शन होना जा रहा था या फिर जो प्रोडक्शन हो रहा था मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में, उसमें जो है साइंस एंड टेक का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। पहले क्या होता था? पहले एक इंसान अपने घर में ही कोई चीज़ प्रोडक्शन करता था, वो था हाउस होल्ड प्रोडक्शन। लेकिन अब वह घर में ना होके अब वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब वो घर जो पहले प्रोडक्शन का यूनिट था अब वो यूनिट ऑफ कंजप्शन हो गया, और जो फैक्ट्री था यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। यानी कि फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्री में मास बेस्ड प्रोडक्शन हो रहे हैं, और वो सारी चीज़ें यूनिट ऑफ कंजप्शन हो गया है ये घर। तो इस तरीके से पहले चेंजेस आए, और कई सारे मशीन्स, बड़े बड़े मशीन्स लगाए गए, साइंस एंड टेक का हेल्प लिया गया, नए नए मशीन्स के इन्वेंशंस भी हुए प्रोडक्शंस को और तेज करने के लिए, जिसकी वजह से फैक्ट्री सिस्टम का राइज हुआ, फैक्ट्री सिस्टम राइज हुआ, और मास मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से कि वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे लेबर्स के और जो कैपिटलिस्ट के, यानी कि अब जो लेबर थे एक नई तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे थे। अब यहाँ पे आपको पता है कि जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है हैव्स और एक होते हैं हैव्स नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक है अमीर जिसे कहते हैं बुर्जुआ, और एक है गरीब जिसे कहते हैं वर्कर्स। तो ये जो वर्कर्स थे, ये जो लेबर क्लास था, एक नए तरीके से अब ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहे थे, ट्रेड यूनियंस फॉर्म्स हो रहे थे, और इसमें यह भी है कि नए नए मार्केट भी बन रहे थे। पहले क्या होता था कि एक कंट्री में ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और यहीं पे बेच दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब कई सारी कॉलोनीज थी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, मास प्रोडक्शन होता था। अब यहाँ से लेके डिफरेंट कॉलोनी में, डिफरेंट देश में यहाँ पे बेचे जाते थे। यानी कि पूरी दुनिया अब एक मार्केट बन गई थी, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन से भी समझ सकते हैं, क्योंकि उसका इमरजेंस वहीं से हुआ था। तो ये दो चेंजेस आए थे। क्या चेंजेस आए थे? सबसे पहले एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक, यानी कि एक नए तरीके से प्रोडक्शन शुरू हो गया था, और दूसरा ये था कि लेबर और मार्केट एक नई तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब देखो, इतनी सारी चीज़ें हो रहे थे, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, जब ये 5 मेजर प्रोसेस हुआ, जब ये 5 मेजर प्रोसेस हुए, तो इसके वजह से कई सारे सोशल चेंजेस आए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी चीज़ें होंगी तो सोशल चेंजेस तो आएंगे ही, समाज में बदलाव तो आएगा ही। अब समाज में बदलाव किस तरीके का आ रहा था? अगर पॉजिटिव बदलाव होता, अगर पॉजिटिव चेंज होता तो सब कोई अप्रिसिएट करता, लेकिन ऐसा नहीं था, पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे थे।
वो चेंजेस कैसे थे? सोसाइटी में बिल्कुल टर्मोइल आ गया था, नए तरीके की चीज़ें दिखने लगी थी। अब वो क्या दिख रहा था? अब वहाँ पे ट्रैफिक दिख रहे थे, अब वहाँ पे स्लम्स दिखते थे। अब जो पहले मैरिज होता था तो मैरिज में अब मैरिटल ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया था, अब वहाँ पे डाइवोर्स होने शुरू हो गए थे। वहाँ पे एक नए तरीके के सोशल प्रॉब्लम्स इमर्ज हो गए थे। जो लोग काम कर रहे थे तो काम करने में भी जैसे लेबर्स हो गए, तो लेबर अब 18 घंटे 20 घंटे काम कर रहे हैं। वहाँ पे वुमेन बच्चे भी काम कर रहे हैं, वो भी 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। काम करते करते उनकी मौत हो जा रही है। नए नए अर्बनाइजेशन, अर्बन सेटलमेंट्स आने लगे थे, फ्लैट्स अपार्टमेंट्स आने लगे थे। तो इतनी सारे चेंजेस आ रहे थे। अब ये सारे चेंजेस, फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ लेबर, लेबर की कंडीशंस, अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री सिस्टम। अब इतने सारे चेंजेस आएंगे और ये सारे चेंजेस कोई पॉजिटिव तो है नहीं, कुछ बहुत सारे नेगेटिव भी हैं। ये चेंजेस जो आए थे, इस चेंजेस ने बहुत ज़्यादा कंसर्न कर दिया जो हमारे अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल थे। वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सोसाइटी किस तरफ मूव कर रही है, क्या सोसाइटी के डायरेक्शंस क्या है। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए कई सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने कोशिश किया। तो पहला फिलोसफर हम पढ़ते हैं अगस्त कॉम्टे के बारे में। ये जो अगस्त कॉम्टे हैं, इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहते हैं, याद रखना, फादर ऑफ सोशोलॉजी। इन्होंने समझाया, इन्होंने बताया कि ये जो सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस पे इवॉल्व होती है। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में जितने भी फिलोसफर थे उन्होंने जो सोशोलॉजी डेवलप किया था वो चाहते थे सोशोलॉजी नेचुरल साइंस के बेसिस पे डेवलप हो। जैसे हम नेचुरल साइंस में स्टडी करते हैं मैटर्स को, उसी तरीके से हम सोशोलॉजी को स्टडी करें एज ए साइंटिफिक तरीके से। तो सबका एम था, सबका ऑब्सेशन था कि हम इसको साइंटिफिक तरीके से एज ए साइंस की तरह हम प्रोजेक्ट करें इस सोशोलॉजी को। तो उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देखी। ये अगस्त कॉम्टे ने कहा कि जो सोसाइटी है, ह्यूमन सोसाइटी, वो 3 स्टेजेस पे इवॉल्व होती है। सबसे पहले एंशिएंट सोसाइटी, सबसे पुरानी सोसाइटी, जिसे कहता है वो थियोलॉजिकल। वहाँ पे हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है रिलीजियस फॉर्म में कि हाँ ठीक है, रिलीजन चाहता था, भगवान चाहते थे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेज आया सोसाइटी में, जिसमें हर चीज़ को फिलोसॉफिकल तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए। फिर आज का मॉडर्न सोसाइटी है जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। इसमें हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो सोसाइटी इस तरीके से इवॉल्व हो रही है, ये कहते हैं अगस्त कॉम्टे। फिर उसके बाद है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, उन्होंने जैसे कि डार्विन का कॉन्सेप्ट था, डार्विन, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल डार्विनिज्म। उसमें उन्होंने बोला कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी स्टार्टिंग में सिंपल रहती है, होमोजीनियस रहती है, लोग वहाँ पे एक जैसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है उस तरीके से सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग में आप एग्जांपल ले सकते हैं एक छोटे से बच्चे का। बच्चा जब छोटा सा है तो उसकी समझ इतनी बड़ी नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी समझ बढ़ेगी, वो और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सेम उसी प्रकार से ऐसे बताया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। फिर उसके बाद आते हैं इमाइल डर्किम। इमाइल डर्किम बहुत बड़े सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशोलॉजी के इमर्जेंस में। आज इमाइल डर्किम की ही देन है, इमाइल डर्किम और मैक्स वेबर की ही देन है कि एज ए सोशोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों को एक साथ समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो भाई, ये जो इमाइल डर्किम है और जो मैक्स वेबर है, दोनों में बेसिक डिफरेंसेस ये हैं कि इमाइल डर्किम हर चीज़ सोसाइटी पे फोकस करते हैं और मैक्स वेबर हर चीज़ इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। इमाइल डर्किम कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है, एक इंसान जो है, इसकी एग्जिस्टेंस कुछ है ही नहीं। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो सोसाइटी के ही वजह से है। एक इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी सोचता है, कोई भी फेस्टिवल मनाए, कुछ भी करे, ये सोसाइटी के प्रेशर की वजह से करता है, सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से करता है। यदि एक लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसका सोसाइटी का प्रेशर है, इसलिए कर रहा है। सोसाइटी ने आईएएस को इतना बड़ा पोस्ट बना दिया है, उसमें पावर, रिस्पेक्ट दे दिया है, इसलिए लड़के आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ये इमाइल डर्किम कहता है, यानी कि इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस, उसकी कॉन्शियसनेस कुछ नहीं होती है, हर चीज़ सोसाइटी होती है।
सोसाइटी उसे इन्फ्लुएंस करता है, उस पर दबाव डालता है। लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैक्स वेबर कहते हैं कि इंडिविजुअल के खुद के अपने इंटरप्रिटेशन होते हैं। यदि कोई आईएएस की तैयारी कर रहा है तो कारण हो सकता है सोसाइटी प्रेशर करे, लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका खुद का इंडिविजुअल मोटिवेशन है। क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लड़के आईएएस की तैयारी क्यों करते हैं? यदि सोसाइटी का प्रेशर है, यदि आईएएस में पावर रिस्पेक्ट है, तो सभी क्यों नहीं करते? ये मैक्स वेबर ने कहा। यानी कि हर चीज को एक अपने से इंटरप्रेट करना है, अपनी मीनिंग्स को अटैच करना है। ये मैक्स वेबर का फोकस रहा है। यहाँ पे सोसाइटी पे फोकस है, यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस है। तो इस तरीके से दोनों ने एक्सप्लेन किया है। अब कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं हर चीज को वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव देते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है किससे किसके बीच में। एक होते हैं हैव्स, जो अमीर हैं जिसको हम बुर्जुआ कहते हैं, और एक गरीब हैं जिसे कहते हैं हैव्स नॉट। इन दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता रहता है। ये कैपिटलिस्ट क्लास है और ये वर्किंग क्लास है, लेबर वाली क्लास है। दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तब आपको इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी ये समझ में आया होगा। सोशोलॉजी का इमर्जेंस यानी कि किस तरीके से हुआ। तो सोशोलॉजी का इमर्जेंस यूँ हुआ कि कई सारे प्रोसेस हुए, 5 मेजर प्रोसेस हुआ। उसके वजह से सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव आए, चेंजेस आए। उन चेंजेस को समझने के लिए, उन सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें एक नया डिसिप्लिन चाहिए था, हमें एक नया सब्जेक्ट चाहिए था। क्योंकि एग्जिस्टिंग कोई भी सब्जेक्ट ना हमें हिस्ट्री समझा सकता था सोशोलॉजी के बारे में, करंट सोसाइटी के बारे में, करंट सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, ना साइकोलॉजी, ना इकोनॉमी, कुछ नहीं। हमें एक नया सब्जेक्ट चाहिए था इन्हें सोसाइटी के डेवलपमेंट्स में समझाने के लिए। क्योंकि इसके डायरेक्शन, इसकी स्टेबिलिटी, इसका सोशल ऑर्डर सब कुछ चेंज हो गया था, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था। इसलिए सोशोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा है स्ट्रक्चर, इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी। इसमें आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा सा आपको मॉडर्निटी के बारे में बताना है। फिर उसके बाद आपको डार्क एजेस के बारे में बताना है कि डार्क एजेस में प्रॉब्लम क्या क्या थे। फिर आपको 5 मेजर प्रोसेस बताने जो मैंने आपको बताए हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर आपको बताने हैं सोशल प्रॉब्लम्स, कौन कौन से सोशल प्रॉब्लम्स आ गए थे। फिर उसके बाद आपको बताना है कंसर्न ऑफ सोशोलॉजिस्ट, सोशोलॉजिस्ट के क्या क्या कंसर्न्स थे, आखिर वो सोशल प्रॉब्लम्स को स्टडी कैसे करना चाहते थे। फिर फाइनल आपको देना है कंक्लूजन। यदि आप अपना आंसर इस तरीके से लिखते हैं तब आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव होगा, होलिस्टिक होगा। फिर आप समझ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स का। तो हमारा यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लस आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी दिया हूँ, इस पे आप क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये आपके लिए क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को आप लिखिए और मुझे मेल कीजिए। मैं आपको कॉपी को इवेलुएट करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपके लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये सारा का सारा यूपीएससी में क्वेश्चंस आया हुआ है, आईएएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, फिर मैं यहीं पे क्लास एंड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।